हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, थोड़े दिन पहले तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के आसमान के अंदर इस तरीके का एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ नज़र आ रहा था। ये एक इमेजिनेशन है जिसके अंदर मैं ये मानने की कोशिश कर रहा हूँ या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे आसमान पर इतनी शांति छा गई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी खुश है और हिंदुस्तान भी खुश है। और दोनों देशों के बीच के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों देशों ने शांति को बहाल करने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन में ये था कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान जो है वो पीछे हट रहा है और आतंकवाद के मामले में सुधर रहा है। लेकिन मेरा उस समय भी कहना ये था कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है असलियत में एक ऐसा देश है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ को समझिए। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी देश को अगर आप देखते हैं तो असलियत में उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उस देश की जो फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति जो होती है, वो असलियत में वो डिपेंड करती है, उसका जो बेस होता है वो उस पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिसी होती है कि डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस यानी कि घरेलू राजनीति किस तरीके से है, उसकी वजह से उस देश की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति तय होती है। असलियत में डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस आर द मदर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसे आप कह सकते हैं, मदर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब आप ये देख सकते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति की जननी जो है वहाँ की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश जननी जो है, किसी भी देश की नीति की जननी जो है वो डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं, घरेलू राजनीति होती है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश मानकर चला जा सकता है जो कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक पॉलिसी को डिसाइड करता है। और यही रीज़न है इस डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर ना तो पॉलिटिकल सिस्टम ताकतवर बन पाया, ना तो पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था ताकतवर बन पाई, और ना ही वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम एक तरीके से डेवलप हो पाया। और यही रीज़न है कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी फॉरेन पॉलिसी के नाम पर कश्मीर का राग अलापा, और उस कश्मीर के राग के नाम पर इसने सिर्फ और सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ दोस्ती करी ताकि वो भारत के ऊपर दबाव बनवा सके। और ज़्यादातर दोस्ती केवल इसलिए की कि भारत के ऊपर दबाव बना सके और कश्मीर को वो कब्जा कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस यानी घरेलू नीतियों के अनुसार ज़्यादा बनाई। यही रीज़न है आपका पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था भी मजबूत हुई, इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हुई। नतीजा ये कि जब ये दोनों चीज़ें मजबूत होकर उभरी तो आपने फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी के अकॉर्डिंग नए तरीके से डिज़ाइन करना शुरू किया। और आज के दिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, भारतीय विदेश नीति है, वो कहीं ज़्यादा ताकतवर तरीके से उभरी पाकिस्तान की विदेश नीति के कंपैरिजन में। यही रीज़न है आपने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर कोई कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पिछले लगभग 70-72 साल से 72 ईयर्स के आसपास से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसी हुई चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हुई, चाहे घर के अंदर हुआ चाहे घर के बाहर हुआ, हर जगह पर कश्मीर कश्मीर का राग अलापा जाता था। और यही सिचुएशन थी कि इस कश्मीर का स्टेटस चेंज होते ही पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम कमज़ोर था और जो इकोनॉमिक सिस्टम कमज़ोर था वो सबके सामने आन खड़ा हुआ। और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान आज के दिन सबके सामने नंगा होता हुआ दिखाई दिया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक क्राइसिस में उलझ गया, वो पॉलिटिकल क्राइसिस में उलझ गया। पॉलिटिकल क्राइसिस की प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर 70 साल से यही पढ़ाया जा रहा है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम लेके रहेंगे, कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह टाइप के नारे लगाए गए हैं, तो आज के दिन वहाँ के लोगों के दिमाग में तो बसा हुआ है कि भाई हमें कश्मीर चाहिए चाहे कुछ हो जाए। लेकिन साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से रोटी भी चाहिए, भूख लग रही है। और रोटी तब आएगी जब आप उसके साथ मेहनत करोगे, और मेहनत करने के बाद इंडस्ट्रीज से लेकर दूसरी चीज़ें लगाओगे, तभी जाके आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत होगा और आप ताकतवर बनकर उभरेंगे। लेकिन रियलिटी ये है यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत नहीं हुआ तो ये ताकतवर बनकर नहीं उभरा। और नतीजा ये निकला, पिछले कुछ टाइम पीरियड के दौरान अगर आप देखेंगे तो
नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के ऊपर कभी तो FATF का दबाव पड़ रहा है और कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया। अब सिचुएशन जब ये आई तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के ऊपर एक अजीब तरीके का प्रेशर क्रिएट हुआ, एक दबाव क्रिएट हुआ, और उस दबाव के चलते क्योंकि उसके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब उसके ऊपर आर्थिक संकट जो है वो गहरा रहा है, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल क्राइसिस होना एक स्वाभाविक सी बात है, यानी कि राजनीतिक संकट खड़ा होना एक नेचुरल सा प्रोसेस है। ऐसे में एक तरफ तो इमरान खान की सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आप यहाँ पर कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं या आप कैपेबल नहीं हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अपोजिशन है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, और तीसरी तरफ जो है वो आर्मी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो चुका है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन ने खुल के आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा कर ये कहा है कि आप आर्मी मतलब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है टाइप के नारे लगने शुरू हो गए। लेकिन अब यहाँ इस पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर जो दबाव है, उन्होंने सीधे तौर पर एक बात ये शायद सोची कि अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक कर लेंगे तो पॉलिटिकल क्राइसिस अपने आप ठीक हो जाएगा, लोगों को रोटी मिलना शुरू हो जाएगा, तो शिकायतें कम हो जाएंगी, और शिकायतें कम होने से कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टियों की रैलियों के अंदर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो इकट्ठी होना बंद हो जाएगी। अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाओ और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करो, आप इंडस्ट्रीज़ लगाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि 70 साल से आपने इतने ज़्यादा सांप पाल रखे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को भूल जाइए, वहाँ इंडस्ट्री लगना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो क्या होगा? एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा और दूसरी तरफ चीज़ों का स्टोरेज शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जब शुरू होगा, और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें कोरोना आ जाए तो सिचुएशन बैड टू वर्स होते हुए देर नहीं लगता, बद से बदतर होते हुए देर नहीं लगती। और क्योंकि सिचुएशंस बैड टू वर्स होती जा रही हैं और पाकिस्तान हैड नो अल्टरनेट, उसके पास कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं था। या तो वो सीधी सी बात ये है, या तो लोन फ्रॉम चाइना मिल जाए, या तो उसे चाइना से लोन मिल जाए, या फिर वो इंडिया से दोस्ती इस्टेब्लिश करे और कोई अल्टरनेट रूट निकाले, एक किसी भी तरीके का वैकल्पिक मार्ग खोजे। अब अगर ये अल्टरनेट रूट निकालता है तो ये हो जाती है बेवकूफ़ी, अगर ये अल्टरनेट रूट निकालता है तो ये हो जाएगी बेवकूफ़ी। और इस बेवकूफ़ी की वजह से इस अल्टरनेट रूट का असर क्या होगा? इस अल्टरनेट रूट का असर ये होगा, मतलब अल्टरनेट रूट क्या होगा? इसके पास है ही नहीं, कोई लोन नहीं दे रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा। ऐसे में इन्होंने सोचा कि इनकी जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तानियों ने सोचा कि पाकिस्तानियों की पुरानी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब प्रॉब्लम ये है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो कपड़े की जो इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि असलियत में इसको कॉटन जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और ये आज़ादी के टाइम से है कि कॉटन इंपोर्ट करना पड़ता है। कॉटन इसके यहाँ पैदा नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो हैं सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल की हैं। अब प्रॉब्लम ये है कॉटन इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर ये कॉटन इजिप्ट से इंपोर्ट करते हैं, या कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, या किसी भी दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, तो इनको पड़ती है कॉस्टली। अब यही कॉटन जो है वो अगर इंडिया से इंपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीप पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है, काफ़ी सस्ती। ऐसे में अगर सस्ता कॉटन होगा, चीप अगर रॉ मटेरियल मिलेगा, तो प्रोडक्ट भी तो क्या होगा? चीप होगा। रॉ मटेरियल अगर चीप है, यानी सस्ता रॉ मटेरियल है, सस्ता कच्चा माल है, कपास सस्ती मिल रही है, तो रॉ मटेरियल अगर चीप होता है तो प्रोडक्शन जो होती है वो लो कॉस्ट हो जाती है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है
वो लो हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। उत्पादन की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मोर कॉम्पिटिटिवनेस, यानी वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपटीशन वो ज़्यादा कर पाएंगे, और मोर सेल यानी ज़्यादा सेल होगी। चाइना यही तो करता है, ज़्यादा सेल होगी तो उसी हिसाब से इनकम और ग्रोथ जो है वो उसी हिसाब से होती चली जाएगी। और इसी साइकिल को समझा पाकिस्तानियों ने, और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और इजिप्ट से जो कॉटन मंगा रहे हैं या दूसरे किसी देश से कपास या कॉटन मंगवा रहे हैं, एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा अब दुश्मनी को भूलकर इंडिया से कॉटन मंगवा लेते हैं। ये सॉल्यूशन मेन था, ये सॉल्यूशन मेन था। अब वो जो कबूतर उड़ रहे थे उसके अंदर सीज फायर अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे के भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि कम से कम आपको पीस इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तभी आपको लोन मिल जाएगा। एक आदमी जेल में है या लड़ाई कर रहा है और बैंक मैनेजर लोन देने आ गया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कम से कम उस दिन तो वो लोन देगा नहीं। FATF का मामला यही था कि आप अगर इंडिया के साथ लड़ाई कर रहे हैं और इंडिया के साथ लड़ाई करने में आपकी लड़ाई लंबी चल खिंचती है, तो आने वाले टाइम में आप लोन नहीं उतार पाएंगे, इसलिए भी आपको लोन नहीं मिल सकता। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को लोन नहीं मिल सकता और इस समय पर अफगानिस्तान के अंदर भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रही हैं, तो उन्होंने आपसे पीस ट्रीटी कर ली कि सीज़ फायर कर दिया। अब जैसे ही सीज़ फायर हुआ, ऑब्वियस है पाकिस्तानियों ने दिमाग चलाना शुरू किया, और ऐसे दिमाग के अंदर उनके दिमाग में एक बात ये आ गई कि एक तो आप यहाँ इंडिया से शुगर मंगाओ, यानी चीनी मंगाओ। चीनी मंगवाओगे तो जो प्राइस है, जो अप्रॉक्सीमेट लगभग 360 रुपये किलो चीनी चल रही है वहाँ पर, वो कम हो जाएगा, और जैसे ही वो कम होगा उसका बेनिफिट आम आदमी को मिलेगा, महंगाई कम होगी। अब महंगाई कम होगी तो लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगा। वहीं अगर आप कॉटन सस्ता मंगाते हो तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो लोगों के पास नौकरी करने का टाइम, नौकरी करेंगे तो उस टाइम पर रैली में और दूसरी जगहों पर आना संभव नहीं होगा। और यही रीज़न है कि अपने आप शांति स्थापित हो जाएगी, या अपने आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ये तो थी बैकग्राउंड सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से इंडिया ने या पाकिस्तान ने इंडिया को की से दुश्मनी को साइड में रखते हुए एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और इसी के लिए एक खबर आई कि इंडिया, तो दोस्तों खबर ये छपी कि पाकिस्तान के ऊपर, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये खबर है और वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर ये छा चुकी थी, कि पाकिस्तान ने इंडिया से 2 साल पहले लगाया जो बैन था शुगर और कॉटन के ऊपर, वो हटा लिया। और इसको हटाने के लिए बाकायदा वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि हाँ, असलियत में मामला ये था कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, और ये जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, इस इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रिकमेंड किया कि भैया अगर आप इंडिया से ट्रेड शुरू नहीं करते हो और कम से कम कॉटन और शुगर नहीं मंगाते हो तो आने वाला समय आपके लिए बुरा हो सकता है। ऐसे में वहाँ के न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, आप ये देखिए 2 साल में 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदले जा चुके हैं, तो उनके जो नए फाइनेंस मिनिस्टर थे नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं हम्माद अहमद। नए फाइनेंस मिनिस्टर हम्माद अहमद ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने इंडिया से शुगर और कॉटन का इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। अब शुगर और कॉटन का इंपोर्ट अगर अलाउ कर दिया है दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो बात है वो ध्यान देने लायक है कि हाँ, इंडिया के साथ जैसे ही शुगर कॉटन का इंपोर्ट हुआ, ऑब्वियस सी बात है मीडिया के अंदर खबरें चलने लगी इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होगी और सब चीज़ें। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर 3 एक्टर्स इन द गवर्नमेंट हैं।
अब इस 3 एक्टर्स इन द गवर्नमेंट में अगर आप ये देखते हो कि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, अगर आप ये देखते हो कि पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, तो आप भूल जाइए। असली में एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी भी है और पाकिस्तानी आर्मी का ही एक आउटफिट ISI भी है और ISPR जो भी आप कहते हो, और गवर्नमेंट के साथ साथ तीसरा एक नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, इसी को आप आतंकवादी समूह हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर जैसे लोग होते हैं जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। असलियत में ये वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि कश्मीर के अंदर जो जिहाद कहो या टेररिज्म कहो वो छेड़े हुए हैं। जिहाद एक अलग मैटर है, अगर ध्यान से देखा जाए बदनाम ज़्यादा कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी आर्मी और नॉन स्टेट एक्टर्स, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और पहली बार ऐसा लगा कि शायद क्योंकि आर्मी भी पीस टॉक्स कर रही है कि हाँ भाई हमें पीस चाहिए, और इस बार गवर्नमेंट ने भी पीस करना शुरू की, पीस के बारे में बोलना शुरू कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री उनको चिट्ठी भेज रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज रहे हैं। डिस्कशन जोरों पे है, ज़बरदस्त लेवल पर सब कुछ हो रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद, थोड़ी ही टाइम में पता चला ये जो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको अपनी जो रेलेवेंस है, इनकी जो अपनी इम्पॉर्टेंस है वो कम होती हुई नज़र आई कि यार हमारी तो फिर पूछ ही नहीं रह जाएगी, इनकी तो काम ही सारा कश्मीर के टेररिज्म की वजह से है। इसीलिए मे बी पॉसिबल जिस तरीके से मामला हुआ, इन्होंने इनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया, और जैसे ही दबाव डालना शुरू किया पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट दोनों प्रेशर में आ गए और बहुत ही जल्दी। और इन्होंने ये कहना शुरू किया कि क्या पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 और 35 के ए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और क्या कश्मीर इशू डेड हो चुका है। यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो इंटेंस प्रेशर के अंदर आ गई, और वो इंटेंस प्रेशर में इस हद तक आ गई कि वो जवाब ही नहीं दे पा रही थी कि 370 और 35A के ऊपर उसका स्टैंड क्या है। और जब वो स्टैंड ही क्लियर नहीं है उन दोनों का, इस गवर्नमेंट का स्टैंड ही क्लियर नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर, मतलब इसका ये स्टैंड क्लियर नहीं है कि भाई असलियत में करेंगे क्या या आउटकम क्या आ पाएगा, तो उसका अल्टरनेट ये आया, कॉम्प्रोमाइज़ का अल्टरनेट ये आया कि गवर्नमेंट इंटेंस प्रेशर में आ गई, और गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को मैदान में उतारा। और शाह महमूद कुरैशी तुम्हें पता ही है बड़बोले हैं, न जाने किस किस तरीके की बातें या किस किस तरीके के बयान इनके आ चुके हैं। इन्होंने खुलकर सामने आए और उन्होंने खुलकर कहा कि इंडिया से बातचीत और ट्रेड तब होगी जब आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया जाएगा और आर्टिकल 335A को 370 और 35A को रिज्यूम कर दिया जाएगा और वैसे ही रखा जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। और ऐसी सिचुएशन में मतलब आप सोच कर देखिए कि क्या कोई भी गवर्नमेंट और ख़ासकर इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके का कोई स्टेप लेने को तैयार होगी जो कश्मीर को पुराने वाला स्पेशल स्टेटस दे दे। और उसके बाद तो सिचुएशन ही बदल चुकी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं और दूसरे इलेक्शंस होने की तैयारी हो रही है। ऐसे में इन्होंने मजबूरी में ही सही लेकिन एक बचकाना बयान दिया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशंस तब रिज्यूम करेगा जब इंडिया 370 और 35A को दोबारा से लागू कर देगा उसी स्टेट में। अब यहाँ कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी दिखाई देता है, या यूं कहें एक कन्फ्यूज़न दिखाई देती है पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर का बयान और जो डिफेंस मिनिस्टर है इसका बयान। अब असलियत में यहाँ ये सोच सकते हैं, अगर डिफेंस मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे फाइनेंस मिनिस्टर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो देश कहीं ना कहीं एग्रेसिव ज़्यादा मिलेगा और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान देने वाला कम मिलेगा। पाकिस्तान ऐसा ही है, जब उसके फाइनेंस मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, वो जो कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो
मिस्टर हमाद अहमद ने कहा, वो पूरी की पूरी उस चीज़ को उल्टा करके दिखा दिया और डिफेंस मिनिस्टर ने उसको बिल्कुल आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू कम हो गई और ये पावरफुल हो गई। और या फिर यूं कहें कि इनकी बात की वैल्यू अगर ज़्यादा है और ये किसी लायक नहीं है, तो क्या कोई भी कंट्री अपने फाइनेंस मिनिस्टर को इग्नोर करके, जो कि रिफॉर्म्स कर रहे हैं और पॉजिटिव रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने का सपना देख सकती है या सोच सकती है? आंसर आप खुद बताएंगे। और जब वो सोच ही नहीं सकती इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने का, तो मामला क्या होगा? अब दोस्तों, जैसे ही इनकी बहस शुरू हुई, तो भाई यहाँ आप देखेंगे नए नए एक्टर्स वहाँ पर, नए नए जो रोल प्ले, या यूँ कहें कि नए नए एक्टर्स जो हैं वो उस बहस में कूदना शुरू हो गए। और इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट नाम है शिरीन मजीरी का। ये शिरीन मजीरी जो हैं, ये असलियत में वैसे तो अगर आप देखें तो ये ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं। अब पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करना और ख़ासकर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का एक प्रेजेंट होना, या तो यूँ कहें, ये सबसे मेन बात है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर होने का क्या मतलब है, लेकिन असलियत में मेन है ही ये ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर। और इनकी खास बात ये है कि शी इज़ नॉन फॉर इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टूवर्ड्स कश्मीर पॉलिसी। ये अपनी इंडिया की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना करने के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। अब जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की लड़ाई हुई, ये ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर जो हैं, इनको मौका मिल गया अपनी बात रखने का और अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो इन्होंने सीधा सीधा ये कहा, खुले तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं पीछे मुड़ रहा है। सरकार के ऊपर खुले आरोप लगाने शुरू कर दिए, और जैसे ही सरकार के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए और उनके खुद के मिनिस्टर ने आरोप लगाने शुरू कर दिए, इससे भी इमरान गवर्नमेंट जो है वो दबाव में आ गई। और जैसे ही इमरान गवर्नमेंट दबाव में आई, प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गई। और जो दोस्ती के कबूतर आपको दिखाई देने लग गए थे, उनके रिलेशंस के अंदर इस तरीके से एक बिजली पड़ गई और बिजली ने दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बिजली पड़ी और इसने पूरे के पूरे दोनों के दोनों देशों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड हुए ये देश, समझे, मतलब दोनों के रिलेशंस दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, या यूं कहें कि रिलेशंस दोबारा से खटाई में पड़ गए। नतीजा आपके सामने है। नतीजा ये कि अब दोबारा से कॉटन जो है ये इस तरीके की मिनिस्ट्री की बातचीत हो रही है, तो कॉटन जो है अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। इनके मिनिस्टर्स ने ये डिसाइड कर लिया है। क्योंकि इनके मिनिस्टर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि कॉटन इंडिया से इंपोर्ट नहीं होगा, नतीजा ये हुआ है कि जो भी कल के सपने थे वो आज धराशायी हो गए हैं। और दोबारा से जो कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में धुंधला होता हुआ सा एक दिन के लिए दिखाई दिया, वो एक न्यू फॉर्म में, या यूं कहें ओल्ड फॉर्म में, सबके सामने आकर खड़ा हो गया। और अब इसको सॉल्व करने की, मतलब अब वही वाली बात है कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन्स की उम्मीद की जा रही थी, वो टेंशन दोबारा से उसी लेवल पर होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, ये जो रीज़न है कि पाकिस्तान ने असलियत में स्टेप क्यों लिया, उसके पीछे के सारे रीज़न्स मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। इसके अंदर आप लोगों को जो भी पूछना हो, जो भी कहना हो, वो आप मेरे से कह सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछें और क्वेश्चन लिख दें, और जो भी होगा मैं उसके बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी है दोस्तों, अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो हमारा एक कंसेप्टर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और इस कंसेप्टर क्लासेस की अगर आप बात करते हैं, तो इस कंसेप्टर क्लासेस के अंदर हम लोग आपको NCERT बेसिक कंसेप्ट जो UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो, और PT के जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ क्लास में बिठा के पढ़ाएंगे और लर्न करवाएंगे। सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। उस कोर्स का कोड CC110 है। अगर आप ये कोर्स लगा के बात करते हैं तो आपको 10% तक ऑफ मिल जाएगा। एक बार अगर आप इस कोर्स की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो IAS BCS का PT तो आपसे क्रैक होगा ही होगा, साथ में NDA CAPF और NET JRF के लिए जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे इस बेसिक कंसेप्ट को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे 4 नंबर है, 307308 इस पे कॉल करके, इवन व्हाट्सअप करके भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ टॉपिक को मैं विराम दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
You can download our app from Play Store for free live demo classes.